पिछले 6 महीनों से इंडियन मार्केट्स में करेक्शन हो रहा है। Indices are down as high as 20 to 25% from all time high. काफी इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 40 से 50% तक भी गिरे हैं। जैसे कि लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये ऐसा टाइम लॉन्ग रन में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है, आप अच्छे बिजनेसेस जिनके प्राइस में करेक्शन आया है वो स्टडी करें। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 4 ऐसे बिजनेसेस जिनका प्राइस 30% से गिरा है, लेकिन बिजनेस ने ग्रोथ करी है, दोनों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर टाइमलाइन पर। आइए एक एक करके देखते हैं हर बिजनेस को। पहला, सोलर इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के नाम से शायद आपको लगे कि ये सोलर एनर्जी सेगमेंट में काम करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये बनाते हैं एक्सप्लोजिव्स और इनिशिएटिंग सिस्टम्स, जिसमें ये इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। एक्सप्लोजिव्स बेसिकली थोड़े बड़े लेवल के बॉम्ब होते हैं जिनको मेनली माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इनिशिएटिंग सिस्टम्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इन एक्सप्लोजिव्स को कंट्रोल तरीके से डेटोनेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि डेटोनेटर्स, ब्लास्टिंग कैप्स और रिमोट सिस्टम्स। कंपनी एक्सप्लोजिव सेक्टर में 24% मार्केट शेयर होल्ड करती है। साथ में ये इंडिया के 50% एक्सप्लोजिव्स को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी मेनली 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है: एक्सप्लोजिव्स, इनिशिएटिंग सिस्टम्स और डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। शुरू से ही कंपनी अपना सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाती है एक्सप्लोजिव से, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इस सेगमेंट का हिस्सा ओवरऑल रेवेन्यू में कम होता जा रहा है। 2018 में रेवेन्यू का शेयर 82% था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में घट के 70% हो गया। बाकी कंपनी एक्सप्लोजिव्स और इनिशिएटिंग सिस्टम्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचती है और इन्होंने अपने डिफेंस सेगमेंट को 2010 में शुरू किया था, जो कि पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इस सेगमेंट में कंपनी एमिनिशंस, बॉम्ब्स, मिसाइल्स जैसे प्रोडक्ट्स बेचती है। ये प्रोडक्ट मिक्स कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है तब जब कंपनी को माइनिंग सेक्टर से हल्की डिमांड देखने को मिल रही है। अब आते हैं इनके कस्टमर्स पे। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि इंफ्रा के लिए सीमेंट, स्टील जैसे और भी कई चीजों की जरूरत होती है जो कि बिना माइनिंग के पॉसिबल नहीं है, और माइनिंग बिना एक्सप्लोजन के पॉसिबल नहीं है। इसके बाद कोल इंडिया इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर रहा है। ये अभी अपना 15% बिजनेस सिर्फ कोल इंडिया से ला रहे हैं। 2015 में इनके ओवरऑल रेवेन्यू की डिपेंडेंस कोल इंडिया में 30% हुआ करती थी, जिसका मतलब कंपनी ने अपने डिपेंडेंस कोल इंडिया से घटाई है। उसके बाद ये अपना 40% रेवेन्यू ला रहे हैं एक्सपोर्ट से। कंपनी के पास एक अच्छी ग्लोबल फुटप्रिंट है और अपने प्रोडक्ट्स को 82 प्लस कंट्रीज में बेच रहे हैं, जहां से इनको 5 इयर्स में 33% CAGR की रेवेन्यू ग्रोथ मिली है। इनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, जिससे ये कॉस्ट और क्वालिटी दोनों को कंट्रोल कर पाते हैं। कंपनी की एक और स्ट्रेंथ ये भी है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ने के बाद भी कंपनी अपने कॉस्ट को कस्टमर तक पास ऑन कर पाती है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी के लिए बेस्ट क्वार्टर रहा, जिसमें कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही अपने पीक पे रहे। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 1973 करोड़ रुपीस, जिसमें 38% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। इनके रेवेन्यू ग्रोथ में बहुत बड़ा पार्ट रहा है इनके डिफेंस सेगमेंट का, जिसमें 570% की ग्रोथ देखी गई। साथ में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में रेवेन्यू से ज्यादा ग्रोथ किया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई है। जैसा कि कंपनी की इन्वेंट्री परचेस कॉस्ट, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन और बाकी के कुछ खर्चों में गिरावट देखी गई। साथ में अमोनियम नाइट्रेट की प्राइस कम होने से भी हमें नेट मार्जिन्स में भी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की ऑर्डर बुक इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 स्टूड एट 7,122 करोड़ रुपीस, और कंपनी को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का 6,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसको कंप्लीट होने में 7 से 12 साल भी लग सकते हैं।
इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर पिछले 5 साल का ट्रेंड फाइनेंशियल ईयर 19 से 24 तक देखें तो कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का 90 डेज से 84 डेज हो गया है। इसके पीछे का कारण है डेज पेबल 43 से बढ़ के 63 डेज हो गया है। एक तो और डेटर डेज भी कम हुए। अब आते हैं रिस्क पर। फ्लक्चुएशंस इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। एक्सप्लोजिव बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल अमोनियम नाइट्रेट है, जिसके प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते हैं। कंपनी के मटेरियल कॉस्ट ओवरऑल सेल्स के कंपैरिजन में कभी किसी टाइम पे 59%, कभी 48%, तो कभी 64% हो जाते हैं, जो हमें मटेरियल कॉस्ट में वॉलेटिलिटी दिखाता है। और क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पूरी तरह से ऑर्डर बैग नहीं है, इसलिए कंपनी के मार्जिन्स कमोडिटी प्राइसेस के उतार चढ़ाव से इंपैक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरी कंपनी पे। हम बात कर रहे हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स की, जो अपना 100% बिजनेस वाटर पंप से लाते हैं। किर्लोस्कर अपने बिजनेस में ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली भी लीडर हैं और वो इस इंडस्ट्री में 1920 से एग्जिस्ट करते हैं। और शायद आपको लगता हो कि ये सिर्फ नॉर्मल घर के पंप्स मैन्युफैक्चर करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये बड़े वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए भी फ्लुएंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, जिनका यूज केस मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, पावर एटसेट्रा। इनके पास 250 से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और 1 लाख से ज्यादा SKUs हैं, जिनको कंपनी 4 टाइप के सेगमेंट्स में बेचती है। पहला, मेड टू स्टॉक, जिसमें प्रोडक्ट्स को पहले से बनाकर स्टॉक में रखा जाता है ताकि डिमांड आते ही तुरंत सप्लाई किया जा सके। दूसरा, मेड टू ऑर्डर। इस सेगमेंट में कंपनी कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तीसरा, इंजीनियर टू ऑर्डर। इस सेगमेंट में कंपनी अपने ऑर्डर्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करती है। चौथा, प्रोजेक्ट्स। इसमें लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग शामिल होता है। कंपनी एक टाइम अपना सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाती थी अपने प्रोजेक्ट सेगमेंट से, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता था, क्योंकि इनमें मार्जिन्स कम हुआ करते थे, जिसकी वजह से कंपनी ने ओवर टाइम प्रोजेक्ट से फोकस हटाकर बाकी सेगमेंट्स में ध्यान दिया, जिससे कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, जिसका इंपैक्ट हमें कंपनी के बढ़ते हुए प्रॉफिट मार्जिन्स में दिख रहा है। किर्लोस्कर की एक बड़ी स्ट्रेंथ है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ये अपना लगभग 43% बिजनेस इंडिया के बाहर से लाए और इनका इंटरनेशनल रेवेन्यू का शेयर पिछले कुछ टाइम में बढ़ता जा रहा है। और उनकी दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी पंप्स यूज में होने वाले स्टील कास्टिंग्स, मोटर्स और एंटी कोरोसिव्स मेटल्स जैसे कंपोनेंट्स को कंपनी खुद से मैन्युफैक्चर करती है, जिससे इनकी डिपेंडेंसी वेंडर्स पे कम हो जाती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 16,000 चैनल पार्टनर्स इन इंडिया और 250 अब्रॉड पार्टनर्स के थ्रू बेचती है। साथ में कंपनी के क्लाइंटेल में कुछ बड़े प्लेयर्स में जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और सीमेंस हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के रेवेन्यू Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 1,144 करोड़ रुपीस रहे, जिसमें 18% की ग्रोथ देखी गई, जबकि प्रॉफिट 114 करोड़ रहे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% की ग्रोथ देखी गई। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की वजह हो सकती है डिप इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, और इस रेवेन्यू ग्रोथ में उनके इंटरनेशनल मार्केट्स एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, जहां से उन्हें 46% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेंडिंग ऑर्डर बुक इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 3,094 करोड़ रुपीस है, और Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी को 1,320 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिले, और कंपनी अपने Q3 के ऑर्डर्स को Q4 में खत्म करने का प्लान कर रही है। अब आते हैं इनके रिस्क पे। कंपनी एक इंटेंस कंपटीशन वाले बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। डोमेस्टिक पंप्स इंडस्ट्री काफी ज्यादा फ्रैगमेंटेड है और उसमें बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से कंपनी कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, जिससे मार्जिन्स पे इंपैक्ट आ सकता है। अब चलते हैं तीसरी कंपनी की तरफ, गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स में से एक हैं। ये इंडियन सिगरेट्स मार्केट में लगभग 14% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। कंपनी का मेजर बिजनेस टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है। ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सिगरेट्स, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको और रिटेल गुड्स। अब एक एक करके इनको समझते हैं। पहला, सिगरेट्स।
कंपनी अपना 67% ऑफ रेवेन्यू सिगरेट से कमाती है और ये उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। इंडियन सिगरेट इंडस्ट्री में ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हैं और इसमें वो 14% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। कंपनी अपने सिगरेट्स को मल्टीपल ब्रांड्स के थ्रू बेच रही है, जैसे कि मार्लबोरो, फोरस्क्वायर, रेड एंड व्हाइट एंड कैवेंडर्स। इनके कुछ आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, लेकिन मार्लबोरो इनका खुद का ब्रांड नहीं है। कंपनी ने मार्लबोरो की पेरेंट कंपनी फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के राइट्स ले रखे हैं, जिसके लिए गॉडफ्रे फिलिप्स फिलिप मॉरिस को 1% रॉयल्टी देते हैं एक्स फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सिगरेट्स की सेल्स पे। इनफैक्ट फिलिप मॉरिस इनका एक प्रमोटर है और कंपनी में दूसरे सबसे बड़े प्रमोटर हैं और कंपनी में 25% स्टेक होल्ड करते हैं। कंपनी सिगरेट सेल्स ग्रोथ में पिछले कुछ क्वार्टर्स में बाकी प्लेयर्स से आगे चल रही है और इस ग्रोथ में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है मार्लबोरो, जिसके सेल्स वॉल्यूम Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में 405 मिलियन स्टिक्स से Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 680 मिलियन स्टिक्स तक पहुंच गया और मार्लबोरो इंडिया के टोटल सिगरेट मार्केट शेयर में 2% होल्ड कर रहा है। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको ये कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है। इससे कंपनी अपना 25% रेवेन्यू ला रही है। अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको को कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट करती है और ये इनके सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। कंपनी ग्लोबली कुछ वेल नोन प्लेयर्स जैसे कि फिलिप मॉरिस, ईस्टर्न कंपनी, यूरोपियन टोबैको को अलग अलग टाइप के टोबैको एक्सपोर्ट करती है। रिटेल गुड्स में कंपनी के पास एक ब्रांड है फंडा, जिसमें कंपनी च्युइंगम्स और कैंडीज बेच रही है। कंपनी के पास रिटेल चेन का भी बिजनेस था, जिससे इन्होंने एग्जिट कर दिया और Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में नॉन टोबैको प्रोडक्ट से कंपनी सिर्फ 3% रेवेन्यू ला रही है। इसके अलावा कंपनी अपना 30% रेवेन्यू इंटरनेशनली ला रही है और कंपनी अपने इंटरनेशनल सेगमेंट में खुद की सिगरेट ब्रांड्स, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट्स के एक्सपोर्ट्स थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ लाना चाहती है। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के रेवेन्यू Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 1896 करोड़ रुपीस रहे, जिसमें 28% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई और नेट प्रॉफिट्स 316 करोड़ रुपीस रहे, जो ईयर ऑन ईयर 49% से बढ़े। रेवेन्यू ग्रोथ की वजह है सिगरेट सेल्स की जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ। बाकी मार्जिन्स में एफिशिएंसी आई एम्प्लॉय, फाइनेंस एंड डेप्रिसिएशन के कॉस्ट कम होने से। अगर रिस्क की बात करें तो कंपनी का 90% सिगरेट मार्केट नॉर्थ और वेस्ट में सिचुएटेड है, मतलब कंपनी के सेल्स सिर्फ इन दो रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स में लगभग 3 गुना की बढ़त हुई है, मतलब कंपनी अपना सामान पहले के मुकाबले ज्यादा क्रेडिट पे बेच रही है। अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे, जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी। ये अपने प्रोडक्ट्स को लीडिंग ग्लोबल ज्वेलरी रिटेलर्स को बेचते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में है। यूएस की ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट में ये 3.1% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं और ये मोस्टली वेडिंग ज्वेलरी ही बनाते हैं। ये अपने सामान को बेचने के लिए ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जिसमें अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेचते हैं और ये अपना 28% रेवेन्यू ऑनलाइन चैनल के थ्रू जनरेट करते हैं। लेकिन ओवरऑल लेवल पे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 2 टाइप की ज्वेलरी है, माइंड डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, और दोनों का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शेयर 50-50% है। कंपनी अपना मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू ला रही है लैब ग्रोन डायमंड से, जबकि पहले कंपनी अपना मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू लाती थी माइंड डायमंड से, और ये ट्रांजिशन बहुत छोटे टाइम स्पैन में आया है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 Q4 में 5% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लैब ग्रोन डायमंड था, जो कि अब बढ़ के 50% हो गया है और इस चेंज का कारण है डायमंड इंडस्ट्री के चेंजिंग डायनामिक्स, जिसमें सबसे बड़ा चेंज है डायमंड्स की सिंथेटिक डायमंड से रिप्लेसमेंट, जिसका प्राइस अबाउट 80% तक कम हो सकता है नॉर्मल डायमंड से, और सिंथेटिक डायमंड्स की डिमांड बढ़ने से माइंड डायमंड के प्राइसेस में डिप देखा जा रहा है। तो कंपनी भी इंडस्ट्री के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेंज कर रही है और इस चेंज से कंपनी को फायदा ही पहुंचा है। कंपनी लैब ग्रोन डायमंड से ज्यादा रेवेन्यू बना रही है, साथ में कंपनी लैब ग्रोन डायमंड से ज्यादा मार्जिन्स कमा रही है।
लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के एबिटा मार्जिन 25% पे हैं, जबकि नेचुरल डायमंड ज्वेलरी के मार्जिन 15% पे हैं। सो इन दी एंड कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज उनके लिए बेनिफिशियल रहा है। कंपनी अपना 90% रेवेन्यू यूएस को ज्वेलरी एक्सपोर्ट करके लाती है, बाकी का 10% यूरोप और बाकी की जगह से कमाते हैं। सिंस द यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया में इनका कल तक कोई बिजनेस नहीं था। इन्होंने रिसेंटली इंडिया में अपना नया ब्रांड ओरिजेम लॉन्च किया है, जिसके अंडर इन्होंने मुंबई में 2 नए स्टोर्स खोले हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के रेवेन्यू Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 280 करोड़ रुपीस रहे, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38% की ग्रोथ देखी गई। साथ में नेट प्रॉफिट भी 50 करोड़ रुपीस रहा, जिसमें ईयर ऑन ईयर 56.25% की ग्रोथ देखी गई। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की वजह उनके की मार्केट्स में फेस्टिव सीजन का होना और उनके कुछ Q2 की सेल्स। Q3 में रेवेन्यू बढ़ने की एक और वजह है कंपनी का फोकस ऑन अपने कस्टमर्स का वॉलेट शेयर बढ़ाने में, मतलब इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ज्यादा रेवेन्यू करने में। बाकी कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, जिसमें एक बड़ा इंपैक्ट आया है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन सेल्स ऑफ इन्वेंट्री। साथ में एम्प्लॉय एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन के कम हो जाने से मार्जिन्स पे इंपैक्ट आया। क्योंकि कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है तो इनकी वर्किंग कैपिटल डेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिससे कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज 168 है, जो अपने पीयर्स से ज्यादा है। अब आते हैं रिस्क पे। कंपनी का रेवेन्यू पूरे तरीके से डिपेंडेंट है फॉरेन मार्केट्स पे, जिससे इन पे करेंसी एक्सचेंज के फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो 30% के आसपास करेक्ट हुए, लेकिन उनके फाइनेंशियल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे पहले सोलर इंडस्ट्रीज, जिसने डिफेंस और माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ दिखाई है। दूसरा है किर्लोस्कर ब्रदर्स, जो अपना ग्लोबल एक्सपेंशन तेजी से कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स, जो सिगरेट मार्केट में लीडिंग प्लेयर हैं, लेकिन इनको रेगुलेटरी रिस्क भी है। आखिरी गोल्डियम इंटरनेशनल, जो लैब ग्रोन डायमंड्स पे अग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आपकी हेल्प के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, डू चेक देम आउट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.